बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी के नाम से पता चल रहा है कि जो चीज़ रिलायबल हो, ऑथेंटिक हो। इट रेफर्स टू द एक्सटेंट, यानी कि इसमें हम ये किस चीज़ को बताता है कि किस हद तक जो एक टेस्ट या कोई इंस्ट्रूमेंट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट में जो टेस्ट है ना, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट या टूल, ये वर्ड्स भी यूज़ होते हैं। ठीक है, इस कंसिस्टेंट इन इट्स मैयर, कि इसको ये जब माप तोल मापने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ये उसमें कंसिस्टेंट है भी कि नहीं। मिसाल के तौर पर अगर हम एक स्केल की एग्जांपल लेते हैं, तो स्केल से अगर आप किसी स्केल की लेंथ नापोगे, तो वो अगर स्केल 4 सेंटीमीटर का है, तो आप जितनी मरतबा मर्जी उसकी लेंथ को मैयर करोगे, उसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर ही आएगी। इसी तरह साइकोलॉजिकल असेसमेंट में जब हम टेस्ट या इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स यूज़ करते हैं किसी की पर्सनैलिटी को या किसी चीज़ को, करैक्टरिस्टिक को मैयर करने के लिए, तो जितनी मरतबा भी उसका रिज़ल्ट हम कहेंगे कि इसका रिज़ल्ट, जितनी मरतबा भी अगर हम ये टेस्ट लगाएंगे तो इसका रिज़ल्ट यही आएगा। दिस इज़ कॉल्ड रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी 2 टाइप्स की होती है, इंटरनल रिलायबिलिटी एंड एक्सटर्नल रिलायबिलिटी। इंटरनल रिलायबिलिटी का मतलब है कि जितनी मरतबा भी मैं एक टेस्ट है ना, मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक क्वेश्चनेयर है, सेल्फ एस्टीम क्वेश्चनेयर। ठीक है, अब मैं इसकी सारी आइटम्स जो है वो सेल्फ एस्टीम को ही मैयर कर रही हैं, तो इन सब आइटम्स के दरमियान में आपस में एक दूसरे के साथ कोई ना कोई ताल्लुक बनता है, तो ये कौन सी होती है, इंटरनल रिलायबिलिटी। अब मैं कहती हूँ कि सेल्फ एस्टीम में 10 बंदों पे लगानी, तो हर बंदे का स्कोर जो है वो डिफरेंट आ रहा है दूसरे से, तो वो क्या होगी, एक्सटर्नल रिलायबिलिटी। उसने कहा कि अगर तो जो मैयर्स हैं या स्कोर्स हैं ना, वो वेरी करें पर्सन टू पर्सन, ठीक है, तो वो क्या होगी, एक्सटर्नल रिलायबिलिटी। लेकिन अगर आइटम्स के दरमियान में अगर कोई रिलेशन बन रहा है, तो वो क्या होगी, इंटरनल रिलायबिलिटी। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट अक्रॉस आइटम विद इन सेम टेस्ट एंड एक्सटेंट टू विच अ मैयर वेरीज फ्रॉम वन यूज टू अनदर। मिसाल के तौर पर कि अगर आप एक बंदे पे एक टेस्ट यूज़ कर रहे हो और फिर दूसरे पे करोगे, तो दोनों का सेम स्कोर तो नहीं आएगा, क्योंकि हम इंसान हैं, हम सब की करैक्टरिस्टिक एक दूसरे से वेरी करती हैं। ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन जो स्कोर्स हैं वो भी वेरी करेंगे। सबसे पहली टाइप है टेस्ट रीटेस्ट मेथड। टेस्ट रीटेस्ट मेथड आर यूज टू इवेलुएट द एरर एसोसिएटेड। उसने कहा है कि इसमें हम क्या मापते हैं, क्या चीज़ निकालने की कोशिश करते हैं कि जब हम ये टेस्ट 2 डिफरेंट टाइम्स पे किसी पे इंसान पर लगाएंगे, तो उसमें कितनी % एरर आएगा, यानी कि हमने इवेलुएट क्या करना है, एरर। इट मीन्स कि हमने ये टेस्ट एडमिनिस्टर करना है 2 डिफरेंट टाइम्स एंड टू इवेलुएट द एरर एसोसिएटेड विद इट, यानी कि जब हम इसको एडमिनिस्टर करेंगे 2 मुख्तलिफ वक्त पर एक ही पर्सन पर, तो इसमें कितने % एरर के चांसेस आ सकते हैं। ठीक है, जब हम 2 सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशंस करते हैं ना, तो वो हमारी ज़्यादा टाइम गैप नहीं होना चाहिए इसके अंदर, वो कुछ फ्यू डेज़ या फ्यू वीक्स का होना चाहिए। बिकॉज अगर तो शॉर्ट टाइम पीरियड हम नहीं रखेंगे, अगर हम बहुत ज़्यादा अर्सा रख देंगे, तो उसकी वजह से क्या होता है कि लोग जो होते हैं प्रैक्टिस या कैरी ओवर इफ़ेक्ट्स की वजह से और ज़्यादा चीज़ें सीख जाते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर कि अगर हम किसी कोई लर्निंग चेक कर रहे हैं किसी बंदे की, ठीक है, तो पहले उसकी लर्निंग बहुत ख़राब आई है, लेकिन 5-6 माह बाद इंसान बहुत कुछ सीख जाता है। एडिशनल लर्निंग की वजह से उसकी जो थी वो लर्निंग और अच्छी होगी, तो उसके दोनों स्कोर्स में बहुत ज़्यादा गैप आ गया। लेकिन अगर हम फ्यू डेज़ और फ्यू वीक्स के बाद उसका टेस्ट लेंगे, तो उसके जो रिज़ल्ट हैं उसमें इतना ज़्यादा गैप नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर कि जैसे अगर आप किसी का आई कलर असेस करें, ये जो टेस्ट रीटेस्ट मेथड है, ये उन चीज़ों, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को मैयर करने के लिए यूज़ किया जाता है जो टाइम टू टाइम चेंज नहीं होती। ठीक है, मिसाल के तौर पर इसमें हम क्या करते हैं कि एग्जामिनी के स्कोर जो हमें 2 डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन से मिले होते हैं ना, हमने देखना है कि पहली एडमिनिस्ट्रेशन में उनका क्या स्कोर आया है, दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन के बाद उनका क्या स्कोर आया है, यानी कि दूसरी दफ़ा उनके ऊपर टेस्ट लगाने के बाद उनका क्या स्कोर है। तो उन दोनों का आपस में ताल्लुक देखने के लिए मैं एक स्टैटिस्टिकल कोरिलेशन निकालती हूँ कि किस हद तक इन दोनों के स्कोर्स जो हैं वो मैच हो रहे हैं। पहली एडमिनिस्ट्रेशन के दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन करने पर टेस्ट की कितने इनके स्कोर्स जो हैं वो आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, तो उसका मैं कोरिलेशन निकालूंगी कि टेस्ट रीटेस्ट मेथड का क्या रिज़ल्ट आया। ठीक है, फिर इसी तरह मिसाल ले लेते हैं कि मैं सेल्फ एस्टीम वाला जो क्वेश्चन है पहले BS 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स पे लगाती हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं कुछ दिनों बाद दोबारा BS के 3rd सेमेस्टर के ऊपर ही स्टूडेंट्स के ऊपर ही कुछ यही क्वेश्चन है दोबारा से लगाती हूँ, और फिर उन दोनों के स्कोर्स, जो पहले वाले स्कोर्स थे बिफ़ोर एंड आफ्टर वालों को, आपस में उन दोनों का कोरिलेशन निकाल के बता देती हूँ कि इनका कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आया है। ठीक है,
नेक्स्ट है पैरेलल फॉर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी। इसमें टू इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ अ टेस्ट। टू इक्विवेलेंट का मतलब है कि दो टेस्ट मैंने लेने हैं, दोनों एक जैसे ही होंगे, दोनों एक ही चीज़ को मैयर कर रहे होंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं एक टेस्ट लेती हूँ, दो टेस्ट ले लेती हूँ, सेल्फ इस्टीम के ले लेती हूँ, ठीक है। दोनों सेल्फ इस्टीम को ही मैयर कर रहे हैं, लेकिन उसमें मैंने आइटम्स जो हैं उनकी वर्डिंग थोड़ी चेंज कर दी है। मैयर वो एक चीज़ को ही कर रहे हैं, लेकिन दोनों में मैंने आइटम्स में कुछ ना कुछ चेंजिंग कर दी है। लेकिन मैंने क्या करना है कि मैंने वो आइटम सिलेक्ट करनी है कि उन दोनों का डिफ़िकल्टी लेवल सेम हो। ये ना हो कि मेरे एक सेल्फ इस्टीम के क्वेश्चन के आइटम्स बहुत डिफ़िकल्ट हों और एक की बहुत ईजी हों। मैंने दोनों जो हैं वो सेम डिफ़िकल्टी लेवल के आइटम्स को यूज़ करना है। सिर्फ उनकी मैं वर्डिंग वगैरह चेंज कर सकती हूँ, वो भी इतनी डिफ़िकल्ट नहीं करनी कि एक बहुत आसान हो जाए और एक बहुत डिफ़िकल्ट। इन्हें हम कहते हैं पैरेलल फॉर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी। मिसाल के तौर पर जब हमारे पास दो सेट ऑफ क्वेश्चनर हों और एक ही कंस्ट्रक्ट को मैं मैयर कर रही हूँ। मिसाल के तौर पे कंस्ट्रक्ट मैं क्या मैयर कर रही हूँ, इंटेलिजेंस, और मेरे पास दो क्वेश्चन हैं, टू सेट ऑफ क्वेश्चन है, यानी कि 10 एक सेट हैं सवालों के और 10 एक सेट में, यानी कि टोटल 20 सवाल हैं और दो सेट बन गए 10-10 के। और वो मैं इंटेलिजेंस के टेस्ट उन पॉपुलेशंस पर लगा रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद असेस कर रही हूँ कि क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। कोरिलेशन से पता लगा रही हूँ कि क्या इनका कितना इनके दरमियान फ़र्क आ रहा है और कितनी सिमिलैरिटीज़ आ रही हैं। हायर पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी कोफिशेंट आएगा अगर तो रिलायबिलिटी कोफिशेंट पैरेलल फॉर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी में हायर आएगा। इसका ये मतलब है कि जो मेरे टेस्ट की दोनों वेरिएंट्स हैं ना, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। यानी कि सेल्फ इस्टीम के जो मैंने या इंटेलिजेंस के मैंने जो दो टेस्ट बनाए थे, सेट ए और सेट बी, दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है अगर मेरी हायर पैरेलल फॉर्म आ रही है। रिलायबिलिटी कोफिशेंट अगर बहुत हायर आ रहा है पैरेलल फॉर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी में, और अगर पैरेलल फॉर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी में मेरा रिलायबिलिटी कोफिशेंट लो आ रहा है, तो इसका ये मतलब है कि मेरी दोनों जो मैंने सेट बनाए थे ना इंटेलिजेंस के, उन दोनों में कोई खासा फ़र्क नहीं है। मतलब कि उन दोनों में का कोई ताल्लुक ही नहीं आपस में बन रहा है। यानी कि मेरा एक जो सेट है वो इंटेलिजेंस को मैयर कर रहा है और दूसरा मेरा जो सेट है वो डिप्रेशन को मैयर कर रहा है। यानी कि मेरी दोनों वेरिएंट्स का आपस में कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है। तो फिर पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी कोफिशिएंट जो होगा वो लो आएगा। इंटर-रेटर रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि दो या दो से ज़्यादा रेटर्स जो हैं उसको स्कोर को रेट करें। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कह देती हूँ कि ये बच्ची ऐसी है, ठीक है, और मैं आपको कहती हूँ कि आप सब इसको 10 में से रेट करें, तो कोई इसको 6 में रेट करेगा, कोई 9 में, कोई 6 में। इसे कहते हैं रेटिंग। जब हम कोई फॉर एग्जांपल के बच्चे म्यूज़िक परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं तो उनको स्कोर्स की फॉर्म में रेट किया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड इंटर-रेटर रिलायबिलिटी, ठीक है। हायर इंटर-रेटर रिलायबिलिटी कोफिशिएंट का मतलब है कि हमारी जजमेंट जो थी वो बहुत स्टेबल थी और जो रिजल्ट्स आए हैं वो रिलायबल आए हैं, ठीक है। और अगर लो होगी एज़ कम्पेयर टू, तो इसका वही मतलब है कि हमारा जजमेंट प्रोसेस जो है वो स्टेबल नहीं था और जो हमारे स्कोर्स हैं वो भी रिलायबल नहीं आए हैं। नेक्स्ट है इंटरनल कंसिस्टेंसी। इंटरनल कंसिस्टेंसी का मतलब यह है कि ये इंडिकेट करता है कि किस हद तक जो हमारी आइटम्स है ना, जो हमारा टेस्ट है वो उसी चीज़ को मैयर कर रहा है जिसे हम मैयर करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने आपको भी सेल्फ इस्टीम की एग्जांपल दी है। दो कॉमन मेथड्स हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी को मैयर करने के, एवरेज इंटर आइटम कोरिलेशन और स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। एवरेज इंटर आइटम कोरिलेशन का मतलब है कि सेम कंस्ट्रक्ट का हमने कोरिलेशन देखना है बिटवीन द ऑल पॉसिबल पेयर्स ऑफ आइटम, देन कैलकुलेट द एवरेज। यानी कि एक मेरे सेल्फ इस्टीम क्वेश्चन है कि मैं अभी आपको दिखाया है, उसमें मेरी सारी आइटम्स का आपस में क्या रिलेशन आ रहा है और उसके बाद इन टोटल का क्या स्कोर आ रहा है, उन दोनों का जो मेरे पास जवाब आएगा उसको टोटल करके तो मैं उसका कोरिलेशन निकालूंगी, तो मेरे पास एवरेज इंटर आइटम कोरिलेशन निकल आएगा। यानी कि हर आइटम पे बंदे ने क्या रिस्पॉन्स किया और जो पहले से मेरे पास एक उसका स्कोर पड़ा है कि सेल्फ इस्टीम पे इतना स्कोर आएगा तो सेल्फ इस्टीम हायर होगी और इतना आएगा तो लो होगी, उसके साथ और जो पर्सन के रिस्पॉन्सेज हैं उनको ऐड करके उन दोनों का आपस में कोरिलेशन निकाल के मैं एवरेज इंटर आइटम कोरिलेशन बता सकती हूँ। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि मैं पहले एक सेट अपने जो टेस्ट है ना उसको दो हाफ्स में डिवाइड कर लूँगी और पहले एक हाफ लगवाऊँगी और फिर दूसरे कुछ मिनट्स का गैप देने के बाद दूसरा टेस्ट उनसे फिल करवाऊँगी आधा, और फिर उन दोनों के जो स्कोर्स हैं उनका आपस में कोरिलेशन निकाल लूँगी। मिसाल के तौर पे मेरे पास ही सेल्फ इस्टीम का क्वेश्चन है ना, तो इसमें 26 आइटम्स हैं, तो मैं 13 पहले लगवाऊंगी और फिर कुछ टाइम का गैप दे के फिर 13 लगवाऊंगी, ठीक है। तो उसके बाद जब मैं इन दोनों का आपस में कोरिलेशन निकालूंगी ना कि 13 पे उसका कितना स्कोर आया और फिर नेक्स्ट 13 पे कितना स्कोर आया और उन दोनों का कोरिलेशन निकालूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी आ जाएगी टेस्ट की।
स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी को हम दो तरह के फार्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक स्पीयरमैन का ब्राउन फार्मूला है जिसमें हम हाफ लेंथ टेस्ट की यूज़ करते हैं और हाफ लेंथ से हम उसकी मतलब कि टेस्ट की पूरी लेंथ निकाल सकते हैं कि पूरा टेस्ट का रिज़ल्ट क्या है। एक हाफ में यानी कि 13 आइटम्स पे इसका क्या स्कोर आया उसको फार्मूले में जब मैं पुट करूँगी ना तो मेरे पास फुल टेस्ट की जो है ना वो आ जाएगी, रिज़ल्ट आ जाएगा। ये उसका फॉर्मूला है करेक्टेड R2 R1 प्लस R क्या है, कोरिलेशन बिटवीन द टू हाफ्स। ठीक है, तो मैं कहती हूँ मिसाल के तौर पे जो सेल्फ इस्टीम का मैंने टेस्ट लगाया था उसमें मेरी R क्या है 0.78 आई है, तो मैं R की जगह पे 0.78 पुट करती जाऊँगी। 2.781 प्लस 0.78 और उससे डिवाइड करूँगी तो 0.876 यानी कि 0.8 मेरे पास क्या आ गया, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट आ गया। एक और फार्मूला है KR20 फार्मूला जिसे कुडर एंड रिचार्डसन फार्मूला कहा जाता है। ये डाइकोटोमस आइटम्स के लिए यूज़ होता है जिनको हम 0 और 1 में स्कोर करते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला है इसका। इसमें n क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, s का स्केयर क्या है, वेरिएंस ऑफ द टोटल टेस्ट स्कोर, p क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ पीपल गेटिंग ईच आइटम करेक्ट, कि कितनी आइटम्स उन्होंने करेक्टली रिस्पॉन्ड की हैं, और q क्या है, कितनी आइटम इनकरेक्टली रिस्पॉन्ड की हैं, और EPQ क्या है, सम ऑफ ईच p एंड q। हर P और Q जो है ना हमारे पास, हर आइटम जितनी उसने करेक्ट की है और जितनी रॉन्ग की हैं उनका हमने समेशन निकाल लेना है, यानी कि टोटल निकाल लेना है। उसके बाद कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी रिलायबिलिटी, किसी टेस्ट की रिलायबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले है लेंथ ऑफ द टेस्ट, कि अगर टेस्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो तो फटीग की वजह से, इंसान थकावट की वजह से या उसकी उकता जाने की वजह से जो है वो स्कोर्स जो हैं वो ऐसे ही टिक मार्क कर देता है स्टेटमेंट्स को, जिसकी वजह से हमारे स्कोर्स इन्फ्लुएंस होते हैं। पॉपुलेशन के करैक्टरिस्टिक्स, यानी कि उस पॉपुलेशन के लिए वो टेस्ट रिलायबल था भी या नहीं। करैक्टरिस्टिक ऑफ द टेस्ट इटसेल्फ, यानी कि टेस्ट की भी कुछ खसूसियात होती हैं, क्या उस टेस्ट में वो सारी खसूसियात मौजूद थी भी या नहीं। उसका मेथड क्या था, एज रेंज हमने क्या रखी थी, और टाइम इंटरवल हमने कितना यूज़ किया था। ठीक है, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा लंबा टेस्ट होता है ना तो उससे भी पार्टिसिपेंट फेडअप हो के ना वो टेस्ट रिस्पॉन्ड नहीं करते प्रॉपर तौर पे। लास्ट है रिलायबिलिटी कोफिशिएंट। इस जब हम एक न्यूमेरिकल फॉर्म में न्यूमेरिकल इंडेक्स या न्यूमेरिकली फॉर्म में किसी की रेंज को एक्सप्लेन करते हैं ना तो वो होती है कोफिशिएंट कहलाती है। तो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट की रेंज क्या है, 0 से 1 तक, और 0.80 और इससे अबव क्या कंसिडर्ड, इसको गुड और एक्सेप्टेबल रिलायबिलिटी कोफिशिएंट समझा जाता है, यानी कि इसको प्रॉपर तौर पर एक अच्छा और क्या कह सकते हैं काबिल कबूल रिलायबिलिटी कोफिशिएंट समझा जाता है। और अगर हमारी वैल्यू 1 के क्लोज होगी तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा रिलायबल है हमारा टेस्ट, और अगर इससे कम होगी, ठीक है, तो इसका मतलब है कि लोअर है, मॉडरेट है, यानी कि जो कोरिलेशन की रेंज मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया वही इसी में आएगी। 0.1 से 0.3 तक वीक है, ठीक है, 0.4 से 6 तक मॉडरेट है, और 7 से 9 तक स्ट्रॉन्ग है, और उसके 1 पे क्या है, परफेक्ट है, और 0 पे कोई रिलेशन नहीं है इन दोनों के दरमियान। और लोअर रिलायबिलिटी कोफिशिएंट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा एरर है हमारे टेस्ट के रिज़ल्ट्स में, यानी कि हमारा जो टेस्ट रिज़ल्ट्स हैं वो रिलायबल नहीं है। थैंक्स।